Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with March Tutorial. Today, we are continuing with our 26th lecture. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के समझ सके, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बेहतर हो सके। रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, समझ कर पढ़ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि बस आपको किसी भी सब्जेक्ट की एक किताब थमा दी जाए, आप और वो किताब एकांत में बैठे आपको उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक के बारे में सब कुछ सिखा दे। किसी और की आवश्यकता आपको ना पड़े, केवल लिखित शब्द को पढ़कर आप समझ सके और उस जानकारी का, उस ज्ञान का उपयोग फिर कर सके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज है भाई, समझेंगे आज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे। सबसे पहले पर्पस समझेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। जैसे मैंने अभी बताया क्यों जरूरी है भाई पढ़कर समझ पाना। भाई कोई भी चीज आपको दी गई, आपके हाथ में समाई गई, उसको पढ़कर आप समझ सकें, किसी और की आपको आवश्यकता न पड़े। लिखित शब्द को पढ़कर आप पूरी बात समझ सके, नई चीजें सीख सके, ज्ञान एकत्रित कर सकें और उसका उपयोग कर सकें अपने जीवन में। लर्न टेक्निक्स टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग। ऐसी टेक्निक सीखेंगे आज हम जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाएगी। कैसे किसी टेक्स्ट को, किसी लेखन को पढ़ें और बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। और रीडिंग पैसेजेस, जब आप रीड करेंगे फिर पैसेजेस पढ़ेंगे, पैसेजेस तो वो स्ट्रेटेजीज को आप अप्लाई करना भी सीखेंगे। भाई क्यों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकेडमिक सक्सेस में इंपॉर्टेंट है। बुक से पढ़ के आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। एक बार आपको बुक से पढ़ के समझ में आ गया तो मतलब पूरा गहन विचार तक समझ में आ गया, आपका उपयोग कर पा रहे हो फिर उसका। मैथ की बुक अगर आपको थमा दी जाए कॉन्सेप्ट समझाने और क्वेश्चंस के साथ, तो उस बुक को खत्म करने के, 2-3 बार खत्म पूरी कर पाने के, पूरी बुक समझ पाने, ग्रहण कर लेने के, आत्मसात कर लेने के पश्चात आपको उन सब कॉन्सेप्ट्स में जो गणित के सिखाए गए हैं उस किताब में, उसमें निपुणता हासिल हो जानी चाहिए। किसी और की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको। एसेंशियल फॉर लैंग्वेज एग्जाम्स। भाई लैंग्वेज एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आपको स्टोरीज पढ़नी होती हैं, पोएम्स पढ़ने होते हैं, उसके ऊपर प्रश्न आते हैं, उत्तर देने होते हैं। आपकी वोकैबुलरी बढ़ाएगा। जब आप देखेंगे शब्दों का नया उपयोग, समझ पाएंगे आप क्या लिखा है उसमें। कोई नया शब्द भी अगर एक आध होंगे तो पूरी बात अगर आपको समझ में आएगी तो नया शब्द का अर्थ भी और उसका उपयोग भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे यूज होता है ये। और ग्रामर आपकी बेहतर होगी। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर्स आपके मन में छपते रहेंगे और वो आपकी ग्रामर बेहतर करेगा। नेचुरली आपको समझ में आने लगेगा क्या सही है क्या नहीं है। और फिर क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बिल्ड करेगा भाई, क्योंकि आप पढ़ पा रहे हैं, बहुत लोगों के विचार पढ़ पा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने किसी चीज के हित में कुछ कहा, आपने वो भी पढ़ा। किसी ने उस चीज के विपरीत कुछ कहा, आपने वो भी पढ़ा। आपने पक्ष भी पढ़ा, विपक्ष भी पढ़ा। दोनों चीजें पढ़कर फिर अपनी अपनी खुद की सोच आपने उसमें लगाई। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि बस कोई भी चीज घोट के आपको पिला दी जाए, आप मान नहीं लेंगे उसको। आप सोचेंगे उस बारे में कि बुद्धि के स्तर पर आपको वो चीज सही लग रही है कि नहीं लग रही है। जितना ज्यादा आप पढ़े लिखे होंगे उतना ज्यादा संभव होगा आपके लिए, क्योंकि पहले ही आपने दुनिया भर के फिलोसफीज पढ़ रखे होंगे, पहले ही आपने दुनिया भर के विचार पढ़ रखे होंगे। कोई नया कोई विचार ला ही नहीं पाएगा आपके सामने। पहले ही आपने उन विचारों में महारत हासिल कर रखी होगी कि भाई तुम हमें क्या सिखाओगे सामवाद के बारे में। हमें पहले ही पता है सामवाद। तुम क्या सिखाओगे हमें पूंजीवाद के बारे में, पहले ही पता है हमें पूंजीवाद। तो कोई नया व्यक्ति आके आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। बाकी सिखा तो हर कोई सकता है कुछ ना कुछ के बारे में। ऐसा कहना गलत है कि तुम क्या सिखाओगे। हो सकता है वास्तव में उनके पास कुछ सिखाने के लिए हो, पर कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा आपको किसी चीज के नाम पर फिर। अच्छा, प्री रीडिंग स्ट्रेटेजीज क्या? प्रीव्यू द टेक्स्ट, टाइटल्स, सब हेडिंग्स, इमेजेस। जब भी आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट कोई बड़ा, जैसे एक बुक में चैप्टर है, अब वो चैप्टर में पहले उसका टाइटल होगा, कोई सब हेडिंग होगी, उसमें फिर टेक्स्ट होगा, फिर एक और सब हेडिंग होगी, फिर उसमें टेक्स्ट होगा, फिर कोई सब हेडिंग उसमें टेक्स्ट होगा, और फाइनली उसकी एक्सरसाइज या जो भी उसका फाइनल चीज होगा। तो चैप्टर का नाम पढ़ लो पहले, उसके सब हेडिंग्स देखो। सब हेडिंग्स के अंदर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उनको पढ़ो जल्दी से। सब हेडिंग्स देखो, समझो कि पूरा चैप्टर किस बारे में है, समझो कि पूरी चीज बताना क्या चाह रहे हैं वो आपको। जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि वो बताना क्या चाह रही है आपको, वो किताब, वो लेखन आपको क्या बताना चाह रहा है, आपके लिए उसको ग्रहण करना आसान हो जाएगा। भाई आप उस अप्रोच से जाओगे फिर कि अच्छा ये चीज समझाना चाह रहा है वो मेरे को, तो मुझे ये समझने हेतु क्या चीजें वो बता रहा है और वो चीजें मैं ग्रहण कर पाऊंगा फिर। और उससे जब आपने टाइटल पढ़ा, सब हेडिंग्स पढ़ी, कोई चित्र बनी होंगी, कोई इमेज बनी हो तो वो इमेज, साइड नोट्स हो, इमेज बनी हो, उसको देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि वो चीज किस बारे में होगी, वो जो टेक्स्ट है वो किस बारे में होगा।
और अपने आप से पहले प्रश्न ये सुनकर चलिए कि हु व्हाट वेयर व्हाई, मतलब किसने लिखी है, किसके बारे में लिखी गई है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, कहाँ के बारे में है ये बात, कहाँ लिखा गया, क्यों लिखी गई है ये चीज, क्यों पढ़ रहे हैं आप इसको। ये सारे जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं, हु व्हाट वेयर व्हाई हाउ व्हेन, ये सब के उत्तर अगर आप अपने आप को दे पाके टेक्स्ट के अंदर घुसेंगे तो पहले ही बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी कि भाई किसके बारे में है ये, क्या उसके बारे में क्या है, उसके पर्टिकुलर उसके बारे में क्या चीज बताई जा रही है, कहाँ की चीज बताई जा रही है, कब की बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है, क्यों पढ़ रहे हैं आप उसको। ये सारे प्रश्न अपने आप से पूछकर टेक्स्ट पर घुसे। फिर स्किमिंग, एक स्किमिंग होती है शुरुआत में, तो ये देखो ये न्यू रीडर्स के लिए नहीं है ना, थोड़े एक्सपीरियंस्ड रीडर्स जो हैं वो अपने हिसाब के टेक्स्ट को स्किमिंग कर सकते हैं। स्किमिंग का मतलब क्या है कि आपने जल्दी जल्दी मेन वर्ड्स पढ़ लिए। मेन वर्ड्स क्या पढ़े आपने, जो मेन नाउन्स हैं, जो मेन टाइम दिया हुआ है, जगह दी हुई है, बाकी जो थोड़े प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, जो आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं सेंटेंस का, वो आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है और किस संदर्भ में कहना चाह रहा है। तो बेसिकली आपने मेन जो डिटेल है उसका वो पढ़ लिया, तो पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंटेंस का। तो स्ट्रक्चर में कहाँ जरूरी बात लिखी हुई है वो जरूरी बात आपने ग्रहण कर ली, और मेन जो उसमें दिया होगा प्रेपोजिशन या कंजंक्शन उसको कंसिडर कर लिया कि ऑल्दो लिखा है तो मतलब हालांकि ऐसा है, फिर भी वैसा है, ऐसा कुछ समझ जाएंगे आप कि वो एडवर्सिटिव के बारे में बात हो रही है। फिर स्कैनिंग एक तरीका होता है कि पर्टिकुलरली आप डेट्स और नेम्स ढूंढ रहे हैं, आप सही में ढूंढ रहे हैं कि क्या नाम है और क्या दिनांक के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, मेन पॉइंट्स उसके निकाल रहे हैं, कैसे डेट्स और नेम्स के। कीवर्ड्स और फ्रेजेस जो मेन पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड होंगे वो टेक्स्ट में, अंडरलाइंड हो सकते हैं, अलग से कोट हो सकते हैं, लिखे हुए हो सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स साइड में लेते रहें। जैसे आपने पढ़ा कुछ, एक बड़ा चंक आपको समझ में आ गया किस बारे में है, उसके एक लाइन में लिख दिया भाई कि ये किस बारे में था। फिर अगला पढ़ा, उसको देख लिया किस बारे में था। तो जब आप उसको पढ़ते रहोगे और इसको साथ में देखोगे तो आपको याद रहेगा पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है उसके बारे में, और उस बात से आप रिलेट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। याद रखिए रीडिंग का एक रूल होता है, रीडिंग रूल है ग्रो करने के लिए, रीडिंग रूल फॉर ग्रोथ, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रीडिंग रूल फॉर ग्रोथ, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देखो 70% टेक्स्ट अंडरस्टैंडेबल, मतलब आपको 70% बातें समझ में आ रही हैं जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें, 30% न्यू। और जो ये 30% नहीं समझ में आ रहा है आपको, ये 70% की वजह से अब समझ में आने लगेगा और ये चीज नहीं आप सीखोगे। अगर आपको 100% टेक्स्ट समझ में आ रहा है तो वो टेक्स्ट आपके लिए सही नहीं है, इसका मतलब आप बहुत आसान लेवल का पढ़ रहे हो। आप 6th में हो, 9th में हो, 12th में हो, 1st, 2nd, 3rd की किताब पढ़ रहे हो और वो आपके लिए बहुत ईजी हो रही है, पूरा वैसे आराम से पढ़ के आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा आगे बढ़ो, 4th, 5th की किताब पढ़ो, 6th, 7th की पढ़ो, 8th, 9th की पढ़ो, 10th की पढ़ो, 11th, 12th की पढ़ो। अगर आप कॉलेज में हो तो टेक्स्ट आपके लिए 70% हार्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, 30% हार्ड होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में मजा भी आए, समझ में भी आए। ऐसा भी ना हो कि भाई पूरे टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, आधा समझ में आ रहा, आधा समझ में नहीं आ रहा, तो हम भाई रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो स्टोरी और नैरेटिव जो बनाना चाहिए, जो समझ हमें बनानी है कि पहले क्या कहा गया, उसके आधार पे फिर क्या कहा जा रहा है, फिर क्या कहा जाएगा, और क्या चीज के साथ हमें ये छोड़ना चाह रहे हैं, किस चीज पे एंड कर रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई सोच उजागर कर रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई कुछ भी जो भी हो रहा है, वो जो पढ़ रहे हैं उसका जो भी उद्देश्य है उस लेखन का, वो पूरा करने हेतु क्या क्या चीजें की गई, कैसे वो फ्लो में गया है, वो फ्लो में जा पाने की, उस फ्लो को बना पाने के लिए आपको 70% उसका समझ में आना चाहिए। बाकी 30% समझ में आने लगेगा फिर उस 70% की वजह से, क्योंकि आपको फ्लो दिख गया, पूरा स्ट्रक्चर दिख गया। अब जहां जहां वो 30% छूटा हुआ है उसको आप भर सकते हो और आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा इसका मतलब ये होगा, यही होगा। जहां नहीं पता चल रहा और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वो आपने चेक कर लिया डिक्शनरी पर। अगर ऐसा है कि 100% समझ में आ रहा है, ज्यादा पूरा समझ में आ रहा है, एक दो चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो भी बहुत आसान है आपके लिए, थोड़ा हार्ड बनाए। और अगर बहुत कम समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो भी बहुत मुश्किल हो गया, थोड़ा कम करें उसको, थोड़ा लो लेवल पर आए, और ऐसे ही अपना पढ़ पढ़ के अब इस लेवल की आप पढ़ते रहेंगे, ये 30% कम होता 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 70% बढ़ता 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 100% तक पहुंच जाएगा, कि आपको फिर इस लेवल का जो है टेक्स्ट, ये आपको 100% समझ में आ रहा है। आपने टेक्स्ट का लेवल और बढ़ा दिया, फिर थोड़ा और मुश्किल बुक पढ़ने लगे आप, ताकि आपको फिर से वही ग्रोथ मिले। तो ये ग्रोथ आपकी निरंतर चल सकती है जीवन भर, हमेशा कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपके लेवल पर
सही बैठेगी आपके लिए। सबसे पहले तो फर्स्ट से लेकर 12th तक की जो आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बुक्स है उन्हीं को उठाएं। फर्स्ट की पढ़ें, देखें बहुत आसान है, सेकंड की देखें बहुत आसान है, थर्ड की देखें बहुत आसान है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ तक आते आते देखिए अगर आपके लिए सही है वो भी बहुत आसान है। 11th 12th की देखिए वो भी बहुत आसान है। तो नॉवेल्स में घुसिए आप। ऑलरेडी अगर 11th 12th की बुक आपके लिए पढ़ना समझना और बहुत ही आसान है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अगर उसमें, तो आप ऑलरेडी उस लेवल पर हैं कि आपको नॉवेल्स का आइडिया होगा, आप नॉवेल्स ऑलरेडी पढ़ते होंगे और फिर तो आप समझते ही हैं कि कैसे बेहतर बनना है आपको। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले वैसा करें, वो करें, पहले वो जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। फर्स्ट से लेकर 12th तक की सारी बुक के सारे वर्ड, सारे क्वेश्चन आंसर, सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार वो आने लगी तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है और ज्यादा समय का काम भी नहीं है, 1 1.5 2 महीने का काम है। आप सारी बुक्स उठा के अगर एक बार रखोगे, रोज के 2 घंटे लगाओगे उनको पढ़ने में और आगे बढ़ने में, तो 2 महीने का भी काम नहीं होगा, सारी बुक्स आपकी कवर हो जाएंगी रीडिंग में, रीडिंग चैप्टर्स में। बाकी थोड़ा अगर सारे क्वेश्चन आंसर, सारा ग्रामर भी आप करना चाहो तो 6 महीने हद से हद, और उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है अपने आप अगर आप पढ़ रहे हो तो। ज्यादा समय भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आप कम समय देकर या बहुत वीक है अगर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, तो ज्यादा समय भी लग सकता है, उसमें हार मारने वाली बात नहीं है। पर आप करना शुरू करिए वो इस तरह से और डेफिनेटली आपकी रीडिंग बेहतर हो जाएगी। तो अगला क्या है, समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। फिर जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखिए। आंसर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट से लेकर 12th तक में आपका फायदा ये भी होगा सीबीएसई के बुक्स में कि हर स्टोरी के बाद आपको प्रश्न भी मिलेंगे, तो वो प्रश्न का उत्तर दीजिए अपने भाषा में। और फिर रिफ्लेक्ट, आज क्या पढ़ा मैंने, रिफ्लेक्ट मतलब सोचिए, फिर खुद के अंदर झांकिए, अंतर्दृष्टि लाइए थोड़ी और खुद के अंदर झांकिए और सोचिए कि आज मैंने क्या पढ़ा, और फिर से पढ़िए उस चीज को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक बार में लग रहा है कि परफेक्ट नहीं हुआ तो दोबारा पढ़िए उसको, बार बार रसरी आवत जावत ते करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास जड़ बुद्धि को भी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी अभ्यास बहुत चतुर बना सकता है, बहुत ज्ञानी, बहुत परम ज्ञानी उस व्यक्ति को बना सकता है अभ्यास। अभ्यास में वो ताकत है, अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस। सो करेक्ट प्रैक्टिस, ये याद रखिएगा, गलत चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो गलत चीज में महान बनेंगे। भाई सही प्रैक्टिस करिए, सही प्रैक्टिस सही चीज में, उसी चीज में आपको महान बनाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्या किस तरह के क्वेश्चंस आपने अपने मन में सोचने हैं कि वो टेक्स्ट आंसर कर रहा है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ने में उसकी जितनी भी जानकारी दी हुई है वो ग्रहण कर पाने के लिए हर जानकारी को किसी प्रश्न के साथ एसोसिएट कीजिए कि ये हमें क्या उत्तर दे रहा है। जैसे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये क्वेश्चन हो सकता है। जो हमें फैक्ट्स होंगे, इस दिन पर ये हुआ, उस दिन पर ये हुआ, वो वहां गया, ये वहां गया, ये वहां था, वो वहां था। ये इन्फरेंशियल, व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ ऐसा, तो वो चीज कारण समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। एंड सारे शब्दों के मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में, वहां उस शब्द का क्या मतलब है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। और पैसेज पूरा का पूरा मेनली किस बारे में है, ये आपका मेन आइडिया हो जाएगा उस पैसेज का। सभी एग्जाम्स में रेलेवेंट होता है, 100 पैसेज लगभग सभी एग्जाम्स में आता है इंग्लिश के। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये आपके लिए, जीवन जी पाने के लिए, पढ़ने की, और साथ में एग्जाम्स भी क्लियर करके बेहतर पोस्ट पा पाने के लिए, बेहतर कॉलेज, बेहतर एजुकेशन, बेहतर प्रोफेशन पा पाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, टिप्स फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन, रोज पढ़े भाई, रेगुलर रीडिंग, रोज का 1 2 घंटा तो आपको रीडिंग करना ही चाहिए भाई। जो वीक है डेफिनेटली, जो स्ट्रांग है वो ऑलरेडी करते ही होंगे, इसीलिए स्ट्रांग है। आप समझिए, स्कूल में एक समय पर दिन के 10 10 12 12 घंटे पढ़ना, क्या पढ़ना, नॉवेल्स, ये आदत होती है लोगों की। नॉवेल्स 10 10 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, क्योंकि क्या था उस वक्त, रील्स नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, और बहुत ज्यादा ऐसा रुझान टीवी और वीडियो गेम्स का भी इतना नहीं था कि दिन भर आप खेल सको। माता पिता, पेरेंट्स का और टीचर्स का भी थोड़ा कंट्रोल था, तो पूरे दिन तो नहीं देख सकते थे टीवी, तो कुछ करना है भाई, एंटरटेन करना है अपने आप को। तो अगर अकेले हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बुक से बेहतर कोई चीज नहीं होती थी। नॉवेल्स पढ़ रहे हैं भाई, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं इंटरेस्टिंग, गूज़बम्प्स की, किसी भूतों के बारे में और मॉन्स्टर्स के बारे में और ऐसे विचेस के बारे में, बच्चों के एडवेंचर के बारे में, उनके नाइट टाइम स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, और एनिड ब्लाइटन का सीक्रेट 7, फेमस 5, ऑल दीज मिस्ट्री डिटेक्टिव के बारे में स्टोरीज। तो धीरे धीरे बचपन में बच्चों के बारे में, थोड़े और बड़े हुए तो उसके बारे में, और थोड़े बड़े हुए तो समाज के बारे में, दुनिया के बारे में जो चीजें हैं वो सब पढ़ना। तो हर वक्त पढ़ना चलता रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर सबसे अच्छी चीज है। अगर आप अडल्ट हैं, वयस्क हैं, ऑलरेडी इस स्फीयर में है, कंपेटिटिव स्फीयर में है आप, तो न्यूज़पेपर पढ़ना रोज का रोज। हिंदू आप पढ़िए, द हिंदू
रोज के रोज उसको पढ़िए, और अगर पढ़ पा रहे हैं तो, हिंदू वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वहां तक आ पाने के लिए आपको जो भी फर्स्ट से लेकर 12th तक की जो बुक्स पढ़नी है और उसका परफेक्शन लाना है, फिर उसके बाद 12th के बाद हिंदू, रोज का अगर आप हिंदू पढ़ेंगे वो आपके लिए पर्याप्त है। अगर कम से कम में सबसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो भाई सीबीएसई की फर्स्ट से लेकर 12th तक की सारी बुक्स पढ़ डालिए, बिल्कुल परफेक्ट एकदम हो जाना चाहिए, उसमें आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ क्या चल रहा है, और फिर हिंदू पढ़ना शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ हिंदू पढ़ना शुरू कर दीजिए यार आप, या तो, और वो अपने आप में पर्याप्त है। थोड़ा और बेहतर बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, तो नॉवेल्स देखिए, अपना फेवरेट जॉनरा चुनिए, कॉमेडी बेहतर लगता है, ड्रामा बेहतर लगता है, हॉरर बेहतर लगता है, एडवेंचर बेहतर लगता है, रोमांस बेहतर लगता है, हिस्ट्री बेहतर लगता है, डॉक्यूमेंट्रीज के या जैसे बायोग्राफीज, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में आपको ऐसे नॉन फिक्शन बेहतर लगता है, सेल्फ हेल्प बुक्स बेहतर लगती हैं, जो भी आपको लगता है, मोटिवेशनल बुक्स आपको बेहतर लगती हैं, जो भी आपको लगता है उसके हाई लेवल अच्छे ग्रामर वाली अच्छी लैंग्वेज वाली बुक पढ़िए, और आपकी रेगुलर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज भी हमेशा रखिए अपने पास भाई, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। फिर पैराफ्रेजिंग का प्रैक्टिस करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में, संक्षिप्त में, छोटे में कहने का प्रयास करिए, और देखिए कैसे कह सकते हैं। और गेस मीनिंग, किसी भी वर्ड का, नया वर्ड जो आपको नहीं आता है उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से मतलब समझने का प्रयास करिए, कि अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, और फिर चेक करिए कि वो मीनिंग है क्या उसका, और आप कितने पास या कितने दूर थे उससे, और क्यों आपको वो गलतफहमी हुई कि वो मीनिंग होगा और ये मीनिंग नहीं था जो वास्तव में उसका मीनिंग था। तो देखिए, सोचिए, कोई टेक्स्ट आपने जैसे पढ़ा, उसके बीच में आपको मीनिंग नहीं पता है उसका, और आपको समझ में आ रही है पूरी बात, तो उससे आप संदर्भ से निकाल सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अर्थ होगा उस शब्द का, अनुमान लगाएं, उसके बाद चेक करें उसको, सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो समझें कि क्यों सही नहीं था। सब कुछ ट्रांसलेट ना करें, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें, अब इंग्लिश में सोचना शुरू करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थिंकिंग इन इंग्लिश। आप जब तक हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करके उपयोग करने की सोचेंगे, तब तक आप संचार में हमेशा पीछे रहेंगे, समझ पाने में हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि आप दो स्टेप्स चल रहे हैं, जहां नेटिव इंग्लिश स्पीकर एक स्टेप चल रहा है, नेटिव लाइक, नेटिव इक्विवेलेंट। नेटिव इक्विवेलेंट इंग्लिश स्पीकर मतलब कोई व्यक्ति ऐसा जो इंग्लिश उतनी ही फ्लो से और उतने ही अच्छी तरह यूज कर पाता है जैसे कि कोई मातृभाषा जिसकी इंग्लिश है वो कर पाता है। तो नेटिव इक्विवेलेंट इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश में सोचते हैं, वो इंग्लिश में ही सोच रहे हैं, इंग्लिश में सीधे बोल रहे हैं, उनको हिंदी में सोचकर उसको इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर रहे हैं वो। तो वो आपने भी वैसा ही करना है, पढ़ पढ़ के होगा ऐसा। प्रैक्टिस पैसेज एग्जांपल देखिए, टॉम वाज वॉकिंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ अ कैट स्टक इन अ ट्री। Students will read and answer 5 questions. So this is an entire exercise that I have with me. You can always come here, join us in class. I'll have many more such exercises. But अपने घर पे प्रैक्टिस कर पाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सीबीएसई की बुक्स अवेलेबल होती हैं बहुत आसानी से। फर्स्ट से लेकर 12th तक की इंग्लिश की जो बुक्स हैं आप शुरू करिए फर्स्ट से, बहुत ईजी होगा। फर्स्ट तो आपके लिए प्रॉब्लली नहीं है तो वहीं से शुरू करें, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, फिफ्थ पे आए। आप अगर ऑलरेडी बड़े हैं, 12th 11th 10th 9th तक पहुंच चुके हैं, तो शुरुआत का आपके लिए आसान होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा, कुछ महीने लगेंगे, पर एक बार ये मेहनत कर लेने के बाद आपको जीवन भर बहुत आसानी रहेगी अपने जीवन में। और आपको अनपढ़ होने की या नियर टू अनपढ़ होने की, पढ़े लिखे अनपढ़ जिनको हम कहते हैं कि भाई वैसे तो पढ़े लिखे, पढ़ कुछ पा नहीं रहे, पर कोई हाथ में थमा दोगे कोई डॉक्यूमेंट तो उसको पढ़ के बता नहीं सकते क्या लिखा है उसमें और क्या मतलब है उस चीज का, क्या मतलब है पढ़े लिखे होने का। पढ़े लिखे सब है, पर यार कैसे पढ़े लिखे हैं, हाँ पढ़ लेते हैं इंग्लिश, और पढ़ लेते हैं और पढ़ के समझ पाते हैं और उसका उपयोग कर पाते हैं जानकारी का, तो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, खुद एक शॉर्ट पैसेज पढ़ें और अपने दोस्त को समझाएं उसका मतलब, किसी ऐसे दोस्त को या किसी ऐसे व्यक्ति को घर में जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको पढ़ पढ़ के समझाएं और उसको भी समझ में आना चाहिए। एंड समरी लिखें एक ऐसी स्टोरी की जो आपने हाल ही में पढ़ी है। होमवर्क क्या है आपका भाई, आर्टिकल स्टोरी पढ़ें डेली, रोज पढ़ें, समरी लिखें एक 5 सेंटेंसेस में किसी भी आर्टिकल की, 5 नए वर्ड्स जो आपने सीखे उनको हाईलाइट करें। अगले में हम लोग ईमेल राइटिंग देखेंगे, फॉर्मेट और टोन, जब आपको फॉर्मल ईमेल लिखना हो या इनफॉर्मल ईमेल लिखना हो, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा टोन होना चाहिए। That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.